स्वीप कर दिया था। बात करेंगे तालिबान को लेकर। तालिबान ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानियों पर भारी पड़ रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों पर टीटीपी जो है उसने कब्जा जमा लिया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दे। और मुनीर की सेना अब पीछे हट रही है। हालात यहां पर ये हो चले हैं कि पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी लड़ाकों के आगे घुटने टेक दिए हैं। शहबाज को कुर्सी जाने का खौफ सता रहा है और इसी बीच तालिबान लड़ाकों ने परमाणु कार्यक्रम में लगे 18 इंजीनियरों को भी किडनैप कर लिया है। यूरेनियम भंडार पर भी कब्जा कर लिया है। तो क्या तालिबान पाकिस्तान के एटम बम को हथियाना चाहता है? तालिबान के एटम प्लान से पाकिस्तान के साथ दुनिया भर में खौफ है। क्या होगा तालिबान का अगला कदम? इस पर दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। तो लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 10 मजदूरों का अपहरण किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से जो है 10 मजदूरों का अपहरण किया गया जनवरी 2024 में और जून 2024 में खैबर पख्तूनख्वा से 13 मजदूरों का अपहरण किया गया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी और देवनाथ जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं देवनाथ जी आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार दोनों देशों के बीच ये गतिरोध देखने को मिल रहा है और बात अगर टीटीपी के लड़ाकों को लेकर की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि टीटीपी के लड़ाके इतने खूंखार हैं और इतने ज्यादा वो ट्रेंड हैं कि मिलिट्री के अच्छे अच्छे अफसर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। और यही देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पीछे हटती नजर आ रही है। देवनाथ जी। जी हाँ, टीडीपी के जो लड़ाके हैं बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें लग रहा है कि वो एक खास मकसद के लिए लड़ रहे हैं। यानी उनको लगता है कि पाकिस्तान में जो एक मजहबी सरकार बनानी चाहिए जो कि इस्लाम के शरीयत के हिसाब से चलेगी, उसको लागू करना है। तो इन लड़ाकों में एक जज्बा है। एक और चीज जो है कि टीडीपी के जो लड़ाके हैं खासतौर से उसमें जो ऐसे लड़ाके जो कि जरा सीनियर हैं, 40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, उन्हें युद्ध लड़ने का अनुभव बहुत ज्यादा है। उन्होंने रशियन फौजों के खिलाफ तालिबान के साथ उन्होंने लड़ा था अफगानिस्तान में, अमेरिकन फौजों के खिलाफ उन्होंने लड़ा था अफगानिस्तान में। तो जमीन पर उनको जो कहते हैं ना वॉर क्राफ्ट, बैटलफील्ड में कैसे ऑपरेट करना है उसका काफी अनुभव है। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि फिलहाल पाकिस्तान की जो सेना है, चाहे उनके रेंजर्स हो या उनकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो, उनका मोराल थोड़ा मुझे कम लग रहा है। रोज रोज जिस तरह से खबरें आई हैं ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान की सेना थोड़ा जमीन पर कमजोर है, मोराल लो है और शायद थोड़ा अनप्रोफेशनल कंडक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकता हूं कि एक गुरिल्ला ग्रुप है टीडीपी और पाकिस्तान की आर्मी, रेगुलर आर्मी, किस तरह से पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के हर रोज युद्ध भूमि से हारने की खबरें आ रही हैं। ये दर्शाता है कि शायद टीटीपी के लड़ाके जो हैं अब वो मन बना चुके हैं कि उन्हें रोज आस्ते आस्ते करके पाकिस्तान की आर्मी को कुतरना है और आस्ते आस्ते जो उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि एक दिन इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में उनका कब्जा हो जाएगा, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दावे तमाम जो हैं किए जाएं पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कहीं ना कहीं टीटीपी के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। अनुज माथुर जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है अनुज जी, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से परमाणु इंजीनियर्स जो है, वैज्ञानिक जो है, उनका अपहरण कर लिया गया। क्या मंसूबे टीटीपी के, क्या नजर आते हैं मंसूबे आपके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, परमाणु के जो साइंटिस्ट या जो भी उनके कर्मचारी हैं उनका अपहरण होना, देखिए जो देश में सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा बेहतरीन सुरक्षा चक्र के घेरे में जो एसेट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर एसेट्स या सीबीआरएन एसेट्स होते हैं। और अगर ऐसे एसेट्स में से आपके साइंटिस्ट को, वहां के कर्मचारियों को और यूरेनियम को आप कोई गुरिल्ला ग्रुप जो कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड आतंकवादी तो नहीं कहेंगे लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रिबेलियन ग्रुप है, वो चुरा करके ले जाए, ये साफ दर्शाता है
कि किस प्रकार का सुरक्षा घेरा, सुरक्षा चक्र पाकिस्तान के परमाणु एसेट्स का के आसपास है। और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस प्रकार का अगर आपका का हालात रहेंगे तो ये वो दिन भी दूर नहीं जब इनमें से कोई ग्रुप आकर के एटम बम के ऊपर अपना कब्जा जमा लेगा और उसका जहां मन में आएगा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि करना क्या है क्या नहीं करना है, और वो किसी ड्यूटी किसी उससे बाउंड नहीं है, कोई उन्होंने पैक्ट साइन किया हुआ नहीं है वो, बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए अभिषेक, क्या होता है कि जब सेना अपने मुख्य कार्य से हटकर बाकी जगह काम करना शुरू कर देती है, उदाहरण के लिए पाकिस्तान की जो सेना है वो राजनीति में, कूटनीति में, एडमिनिस्ट्रेशन में, दुकानदारी में, बिजनेस में, साबुन से लेकर के हवाई जहाज तक हर चीज वो बनाते हैं। तो ऐसी बिजनेस ओरिएंटेड जो 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 सेना है उसका नेचुरली लीडरशिप की तरफ ध्यान कम होता है और वो अपना प्रोफेशनल टच धीरे धीरे खोती चली जा रही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और तीसरी बात मैं बताता हूं कि अब क्या है कि इस परिस्थिति का लाभ उठा रहा है कौन? टीटीपी। उसके तरीका यह है काम, उनके काम करने का, उनको मालूम है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं जूनियर लीडरशिप में कोई कमी है। इनके जो बड़े अधिकारी हैं सेना के, वो उनका मकसद पैसा इकट्ठा करना है, और टीटीपी को ये कहीं ना कहीं लग रहा है अभिषेक कि पैसा जो है वो पाकिस्तान की सेना की ताकत है, जो पाकिस्तान की सेना पैसा बनाती है, और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया है कि इस प्रकार के एसेट्स के ऊपर और पाकिस्तान आर्मी के वो इकोनॉमी जो फाइनेंस जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमला वो आने वाले समय में करेंगे। आपने सुना होगा उन्होंने कहा है लोगों से कि कोई किसी प्रकार का इनके शेयर हैं उनको बेचें, इससे सामान ना खरीदें, इसका बॉयकॉट करें। तो ये उनका क्लियर कट मकसद है अभिषेक कि वो पाकिस्तान आर्मी के इकोनॉमिक एसेट्स के ऊपर अटैक करके और उनको कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि पूरे विश्व भर के लिए और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा यहां पर रहने वाला है अगर परमाणु हथियार लग जाते हैं टीटीपी लड़ाकों के हाथ? तो 2 साल पहले सीआईए ने एक आंकलन किया था जिसमें सीआईए की रिपोर्ट ने कहा था कि रीजनेबली गुड चांसेस हैं, यानी काफी चांसेस हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार या जो संशोधित न्यूक्लियर भंडारण है वो हाई ग्रेड का जो यूरेनियम है वो आतंकवादियों के हाथ में आ जाए। और उसके बाद ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को प्रपोजल दिया था कि अमेरिका अपने सिक्योरिटी ट्रुप्स को, स्पेशल ट्रुप्स को भेजेगा पाकिस्तान, ताकि वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं या जो यूरेनियम के जो एनरिच्ड यूरेनियम है 90% एनरिच्ड यूरेनियम, उसको सुरक्षित रखेगा अमेरिकन ट्रुप्स। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने अमेरिका के इस प्रपोजल को खारिज कर दिया और पाकिस्तान की आर्मी ने तुरंत एक स्टेटमेंट, आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ हाथ में हैं और पाकिस्तान की फौज उसको अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। गौरतलब बात है कि ज्यादातर न्यूक्लियर हथियार जो हैं पाकिस्तान आर्मी के या पाकिस्तान के फौज के, वो पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिस में रखे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसिस को रिलेटिवली सेफ माना जाता है। हर एयरफोर्स बेस के बाहर पाकिस्तान आर्मी ने अपने स्पेशल कमांडोज को लगाया हुआ है, पेरीमीटर सिक्योरिटी दी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के ज्यादातर एयरफोर्स बेसिस में अंडरग्राउंड भंडारण क्षमता है जिसमें वो अपने स्पेशल वेपन्स को रखते हैं। वहीं पर पाकिस्तान आर्मी ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को भी रखा हुआ है। लेकिन कब, कैसे, कहां, किसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसके बारे में अभी भी सबको शक है। तो पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, भारत सरकार को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर ये हथियार आतंकवादियों के हाथ में आ जाते हैं तो ये आतंकवादी जाहिर बात है किसके खिलाफ इसको इस्तेमाल करेंगे। जाहिर बात है कि उनका सबसे बड़ा टारगेट तो भारत ही होगा। ऐसे में भारत सरकार को भी उचित कदम लेने पड़ेंगे इस मेनास को कंट्रोल में लेने के लिए। जी जाहिर तौर पर। अनुज जी, दूसरी ओर ये बड़ा सवाल है कि शहबाज सरकार जो है
वो क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल अनुज जी नजर आ रहा है, क्योंकि शहबाज सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं अब लाचार से नजर आने लगी है। अनुज जी। अभिषेक, शहबाज सरकार, देखिए शहबाज सरकार सिर्फ वही कर सकती है जो कि उनकी आर्मी चाहे। आप देखें किस प्रकार से शहबाज को सरकार बनाने दी गई, किस प्रकार से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया, कि जग जाहिर है, इसमें कोई किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और वो सब इसीलिए हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी जो चाहती थी कि वो इमरान खान को आगे सत्ता में कंटिन्यू कर दे। अब शहबाज सरकार की समस्या क्या है, देखिए क्या हो रहा है। जो मेरा मानना है वो ये है कि जो टीटीपी है और जो वहां के लोग हैं जो टीटीपी से सहानुभूति रखते हैं, वो लोग पूरे आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे वो रेंजर्स हो या आर्म्ड आर्मी हो या कहीं, उसमें कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इतनी आसानी से आप इस प्रकार का काम कर नहीं सकते कि चौकियां पे कब्जा हो रहा है और यहाँ तो ये कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन एक्सफिल्ट्रेट हो रही है, बात लोगों को पता पड़ रही है। और शायद उसी की वजह से आज परिस्थिति ये है कि टीटीपी लगभग रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। शहबाज सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल समय है, लेकिन ये बात आप मान लें कि उनको भी पता है कि ये वही लोग हैं जिनको कि उन्होंने तैयार किया है। ये परवेज मुशर्रफ ने कई वर्ष पहले ये बात कही थी कि ये हमने एक रिलीजियस मिलिटेंसी ग्रुप अफगानिस्तान में युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है जी। और उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन, हक्कानी, ये मेरे हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं। तो जो राष्ट्र पाकिस्तान के जो टेररिस्ट को, जो हाईएस्ट लेवल टेररिस्ट हैं, ओसामा बिन लादेन से बड़ा कोई टेररिस्ट मुझे लगता नहीं कि अमेरिका के चैप्टर में कहीं रहा होगा। उनको जब आप अपने देश का हीरो बोलते हैं तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक आने वाला समय बताएगा कि वो वहां पर आपको तकलीफ देना शुरू करें, और वो टाइम आ गया है। आप देखेंगे बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और आजाद कश्मीर जिसको ये बोलते हैं, जो कि हमारा कश्मीर है, उनके कब्जे में, उस पर भी आपको इस प्रकार का असर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देवनाथ जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ये कहता रहता है कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी सरजमी दे रहा है टीटीपी के लोगों को, टीटीपी के लड़ाकों को रहने के लिए, और टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान पर हमला करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जो ठनाठनी है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भी देखने को मिल रही है। क्या देवनाथ जी वजह यही है या फिर वजह कोई दूसरी है? मेरा कहने का अर्थ यह है, मैं उस ओर इशारा कर रहा हूं कि जो भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्या उससे इस वक्त दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को लगता है कि वो जीता हुआ मैच हार गया। जब 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया, उस वक्त आईएसआई के चीफ तुरंत एक हेलीकॉप्टर में बैठकर खुशी के मारे नाचते नाचते पहुंच गए काबुल जी। वो अपने साथ हक्कानी नेटवर्क के जो लीडरशिप थे उनको भी लेके गए। उनको ये लग रहा था पाकिस्तान को कि अब काबुल में वो ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि उनकी पिट्ठू सरकार होगी जी। लेकिन 48 घंटे के अंदर ही तालिबान ने ये साबित कर दिया कि वह पाकिस्तान से डिक्टेशन नहीं लेंगे और वह वही करेंगे, अपनी मर्जी से अपनी सरकार बनाएंगे। इसके बाद से जो हुआ वो तो और भी हैरत अंदाज करने वाली बात है। आस्ते आस्ते पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान की तालिबान के सरकार के बीच में संबंध एकदम खराब हो गए। हाँ, भारत सरकार ने पिछले 2 साल से, पिछले 1 साल से इसका भरपूर फायदा उठाया है। पर्दे के पीछे भारत सरकार ने अफगानिस्तान सरकार के साथ लिंक बना लिए हैं। अभी बॉम्बे की जो अफगान कॉन्सुलेट है पूरी तरह से काम कर रही है। चाणक्यपुरी दिल्ली में भी जो उनकी एम्बेसी है वो आस्ते आस्ते फिर से काम करना शुरू कर रही है। थोड़ा अभी स्पीड पकड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि दुबई में अभी हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री की और अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में जो बात हुई, उसके बाद दोनों पक्षों ने एक बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुई है कि वो ये हुई है कि अफगानिस्तान की सरकार ने वादा किया है कि वहां पर जो हिंदू मंदिर थे या सिख गुरुद्वारे थे जिनको क्षतिग्रस्त किया गया था, उनको अफगानिस्तान की सरकार अपने पैसे पर ठीक करवाएगी। एक और चीज अंडरस्टैंडिंग जो हो गई है अफगानिस्तान के साथ कि जो हिंदू भाई या सिख भाई अफगानिस्तान से काबुल छोड़कर, कंधार छोड़कर, हेरात छोड़कर भारत में आ गए थे मजबूरी में, अगर वो अफगानिस्तान जाते हैं तो उनको उनकी घर, उनकी दुकान, उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस फिर से वापस किया जाएगा।
हाँ, इसी के साथ ये भी तय किया गया है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो $3 बिलियन खर्च करके 15 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को भारत अब कंप्लीट करेगा। जी। पाकिस्तान हैरान है, परेशान है हिंदुस्तान की अफगानिस्तान की इन बढ़ती नजदीकियों से। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस नजदीकियों को सैबोटेज किया जाए। जी अभिषेक। जी बिल्कुल अनुज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की जो सरकार है उसने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से इस बात का जिक्र किया कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार टीटीपी के लड़ाकों पर कार्रवाई करे, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से अभी देवनाथ जी ने भी जिक्र किया कि तालिबानी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो पिट्ठू सरकार की सोच पाकिस्तान सरकार सोच रही थी तालिबान को, और ये सोच रही थी पाकिस्तानी सरकार की तालिबान की सरकार अब पाकिस्तान की मदद करेगी और जो काबुल की धरती है उसका उपयोग आतंकवाद के लिए करने देगी। ये भी एक बड़ा पॉइंट। अभिषेक देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर, पहले तो मैं एक चीज जो देवनाथ सर ने बोली थी उसमें ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल। हमें एक बात को नहीं नजरअंदाज करना चाहिए, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सालों पुराने हैं, सदियों पुराने हैं। जी। पाकिस्तान के जन्म से पहले भारत अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहीं लग रहा है कि हमारी नजदीकियां उनकी वजह से बढ़ रही हैं या हम इस उनके एक छोटे से चीज का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आते हैं कि उनके दिमाग की ये बहुत गलत सोच है। और हमारे रिश्ते सदैव से बहुत मजबूत रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अभिषेक, पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों को बहुत पसंद करते हैं जी। और वो पाकिस्तान के, तो जिस अफगान लोकल लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया रिलेशनशिप हो नहीं सकती। अब जहां तक सवाल इनको कर्टेल करने का है, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई ये जो बनाए हुए हैं ये आपके बनाए हुए हैं, इनके ऑपरेटिंग बेसिस अफगानिस्तान में होने की आवश्यकता नहीं है, उनके ऑपरेटिंग बेसिस पाकिस्तान में ही है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, उनको मदद वहां से मिल रही है। ये लोकल पाकिस्तानी अपराइजिंग, पाकिस्तान का लोकल टेररिज्म है। और यही मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि अब ये जो है आपस में आप हाथ मिलाते देखेंगे और देख रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, ये टीटीपी और कई जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जो आवाज पीओके में उठ रही है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान में आपने देखा किस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। तो ये मुझे लगता है चारों तरफ से पाकिस्तान कहीं ना कहीं घिरने वाला है आने वाले समय में, और उनकी सिक्योरिटी की स्थिति जो है वो हमारे को सबको साफ नजर आ रही है। तो ये उन्होंने साफ कर दिया है अफगान सरकार ने कि भाई आप इनको अपने आप कंट्रोल करें, हम नहीं कोई अपने जगह का कोई प्रयोग इनको नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा एसेट इन अफगान या पठान लड़ाकों का वो ये होता है कि वो अपनी टेरेन, जिस जगह पर उनको ऑपरेट करना है, उसके ज्ञान उनका जबरदस्त है, उसके वो मास्टर हैं। और उस टेरेन में सिर्फ वही आदमी सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ सकता है जो कि टेरेन को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। और मुझे लगता नहीं है कि अफगान लड़ाकों से बेहतर, टीटीपी के लड़ाकों से बेहतर उस टेरेन का इस्तेमाल करना कोई जानता है। पाकिस्तान आर्मी का एक थोड़ा सा सेटबैक या थोड़ा सा मैं कहूंगा वल्नरेबिलिटी या हैंडीकैप है कि वो उतने एक्सपर्ट उस इलाके में लड़ाई करने के लिए नहीं है। और इसी बात का लाभ उठा करके टीटीपी के लड़ाके लगभग बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार हमले कर रहे हैं और सफलता से कर रहे हैं। अभिषेक जी। देवनाथ जी, जो बातचीत का थोड़ा बहुत विकल्प बचा हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, क्या लगता है आपको बातचीत का विकल्प अब बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, उस एयर स्ट्राइक में जो आम शहरवासी थे वो भी मारे गए थे, जिसका जिक्र अफगानिस्तान ने भी खुले मंच पर किया था और इस हमले की निंदा भी की थी। क्या इस हमले के बाद से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? और उसके बाद देखने को मिला कि भारत और अफगानिस्तान यानी कि तालिबानी सरकार की एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात में कहा जाता है कि भारत अफगानिस्तान की सहायता करेगा। अफगानिस्तान में जो कई सारे चीज़ें हैं विकास के लिए, चाहे वो लोगों तक बेहतर खाना पहुंचाने की बात हो, लोगों के लिए शेल्टर होम पहुंचाने की बात हो, इन तमाम चीज़ों के लिए भारत आर्थिक तौर पर मदद करेगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं स्ट्रेटेजिक तौर पर देखा जाए तो काफी लॉन्ग समय के लिए अब डैमेज हो गए हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि ये एयर स्ट्राइक करके शायद उसने कोई खास बदला ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जमीन पर ये कि उल्टा पड़ गया। डूरन लाइन के उस तरफ और डूरन लाइन के इस तरफ जो पख्तून आबादी है वो बहुत नाराज है पाकिस्तान से। इस एयर स्ट्राइक के बाद एक चीज तो जाहिर हो गई, प्रूव ही हो गया कि पाकिस्तान की फौज की जमीन पर पकड़ नहीं है। दूसरी बात है, पाकिस्तान ने जब ये एयर स्ट्राइक कर ली, यानी वो सोचते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में घर में घुस के स्ट्राइक की, तो उन्होंने तो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद और क्या करेंगे? इसके बाद इससे और कुछ दूसरा रास्ता पाकिस्तान के हाथ में बचा नहीं। तालिबान की जो सरकार है उसने भी इसको अपना कह सकते हैं कि प्रेस्टीज का इशू बन गया। तालिबान की सरकार ने भी शायद जो बातचीत का लास्ट थोड़ा बहुत आशा था उसको भी खारिज कर दिया है। पहले पहले क्या होता था कि दुबई में या सऊदी में वो इनवाइट कर लेते थे पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स को, और तालिबान के लीडर्स को भी दुबई में या सऊदी में बुला लेते थे, और वहां बुलाकर उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर समझा देते थे। दुबई में सऊदी में होता ये था कि उभय पक्ष के जो लीडर्स थे उनको काफी सारे डॉलर्स यूरो दे दिए जाते थे कि आप लोग आपस में जो झगड़ा है उसको बैठकर यहीं पर निपटा लो और खुशी खुशी वापस चले जाओ, आपस में लड़ाई मत करो। लेकिन अब तो सऊदी और कतार, दुबई सब लोग परेशान हैं, यूएई भी परेशान है कि इन दोनों मुल्कों खासतौर से पाकिस्तान को किस तरह से समझाया जाए कि थोड़ा मैच्योर यानी सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर करो। पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो हर चीज का इलाज डंडे से ढूंढते हैं, क्योंकि कभी भी उनको सक्सेस नहीं दिला पाएगा। अभी भी देवनाथ जी, जहां तक आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये भी देखने को लगा कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि उसकी वाहवाही होगी पूरे विश्व में, जिस तरीके से भारत ने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद भारत की जो वाहवाही हुई थी, और शायद इसी गलतफहमी में पाकिस्तान रह गया जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब देखना यहाँ पर यह रहेगा कि तनाव की स्थिति खत्म कहाँ जाकर होती है और गतिरोध कहाँ जाकर खत्म होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और खबर दिल्ली से है इस बीच।